नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक नहीं बल्कि 5 ट्रक ड्राइवर की। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी स्टोरी में एक नहीं बल्कि 5 स्टोरियां सुनेंगे, जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। यह किसी न किसी ट्रक ड्राइवर के साथ घटी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हर रोज कहता हूँ, कि आप हमारी कहानी सुनते तो है, पर उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। राजमार्गों पर ड्राइविंग आमतौर पर लंबी, खुली सड़कों, इंजनों की निरंतर गड़गड़ाहट और यात्रा की नियमितता से जुड़ी होती है। हालांकि कुछ लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवरों के लिए उनकी यात्राएं भयानक कहानियों में बदल गई हैं, जिन्हें आसानी से समझाया नहीं जा सकता। इस स्टोरी में हम उन 5 सबसे डरावनी ड्राइवर कहानियों आपको सुनाते हैं, जो हमें कभी मिली हैं। ये कहानियां सड़क की सामान्य चुनौतियों से परे हैं, जो ड्राइवरों को मुठभेड़ों में डाल देती हैं। यह घटनाएं रात को घटित हुई है, जो रात के घनघोर अंधेरे में मिली किसी लाश जिनकी त्वचा तक ना हो, या किसी परछाई का अचानक सामने से निकल जाना, या फिर किसी सुनसान सड़क पर भटकती रूह का मिलना तक की है। दोस्तों, यह 5 ऐसी भूतिया कहानी है, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारी कहानी अंत तक जरूर सुनिए। संदिग्ध सड़क दुर्घटना। आज की हमारी पहली स्टोरी में मोंटाना से होते हुए पूर्व की ओर जा रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं मस्त हवा में गुनगुनाता हुआ जा रहा था। एक फोन कॉल आया और मुझे पता चला, मेरी कंपनी ने मेरे माइलेज की गलत गिनती की थी, इसलिए मैंने आपातकालीन ईंधन भरने का अनुरोध किया। मुझे पास ही में गैस स्टेशन से जवाब मिला, जहां से मैं स्वीकृति प्राप्त कर सकता था। यह बिल्कुल नजदीक नहीं था, बहुत दूर था, इसलिए मैंने हाईवे को बंद कर दिया और अपने स्टॉप की ओर बढ़ गया। यह बिल्कुल अंधेरा था, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, और आज चांद भी नहीं दिख रहा था। शहर की कोई रोशनी नहीं थी, और मैंने लगभग 1 घंटे तक कोई हेडलाइट नहीं देखी। मैं हाईवे पर अकेले आगे बढ़ रहा था, और मुझे सड़क के बीचों बीच में मेरी हेडलाइट की सबसे दूर की सीमा पर कुछ दिखाई दिया। वो ठीक से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने अपने ट्रक की रफ्तार तेज करी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी गति धीमी कर ली। जब मैं उसके पास से गुजरता हूं, तो मैं उसे एक बार ध्यान से देखता हूं, और हाईवे के बीच से गुजरते हुए जोर से ब्रेक लगाता हूं। मैं बस यही सोच रहा था कि मैंने अभी क्या देखा। इसलिए मैं पीछे हट जाता हूं और अपने शीशे में देखता हूं, जब तक कि मुझे ब्रेक लाइट में उसका लाल सिलहूट दिखाई नहीं देता। मैं ब्रेक लगाता हूं, जैकेट पहनता हूं और टॉर्च पकड़ता हूं और बाहर कूद जाता हूं। मैं अपने ट्रेलर के पीछे जाता हूं और उस पर लाइट डालता हूं, और वहां वह था। उसे देखकर दंग रह गया। उस सुनसान सड़क पर मैं अकेला था, दूर दूर तक कोई नहीं था, और मेरे सामने वो भयानक शरीर था। एक बिना सर का शरीर, उसकी त्वचा ही नहीं थी, चेहरा जला हुआ था। वह एक जले शव की तरह था। मैं दंग रह गया और मेरा जबड़ा खुला रह गया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या देख रहा था। मैं बस वहीं खड़ा था, हाईवे के बीच में, ठंडी ठंडी स्थिर हवा में। केवल 50 फीट पीछे मेरे ट्रक की आवाज थी। मांस के इस ढेर से भाप उठती हुई देख रहा था। वहां कोई फर नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, बस एक पूरी तरह से बरकरार पसलियां थीं, जिनमें सिर्फ सही सलामत हड्डियां बची थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कहां से आया, और सुनसान सड़क पर मेरे अलावा कोई नहीं था।
जो मेरी मदद कर सके। मैंने पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा, क्योंकि मेरी साइज के किसी व्यक्ति के लिए रिबकेज काफी बड़ा लग रहा था। लेकिन मैंने अपने फोन को देखा तो उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। पास में एक शहर था जो यहाँ से लगभग 50 मील दूर था। जब मैंने अपना फोन दूर रखा तो मैंने अपनी लाइट इधर-उधर घुमाई और सड़क के अंत में खड़े होकर देखा कि मुट्ठी भर कोयोट मुझे घूर रहे थे। फिर वे बाड़ के पार आने लगे और मेरी दिशा में दौड़ने लगे। मुझे लगा कि यह वह हिस्सा है जहां मैं किसी स्थिति में फंसने से पहले ट्रक में वापस आ सकता हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। मैं आज भी नहीं जानता कि वह इंसान था या नहीं। जो भी था और जो कुछ भी हुआ था, मैं उसका लगभग गवाह था। मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि यहाँ जरूर कोई हिरण था और तेज गति से किसी वाहन ने मेरे जैसे किसी अन्य ट्रक ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी होगी, जो निश्चित रूप से काफी नुकसान पहुंचाएगा। मैं यहाँ सब बातें मन ही मन सोचकर अपने आप को समझा रहा था। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या थी, यहाँ मैं भी नहीं जानता। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो मैंने पहले कभी सड़क पर मारे गए जानवर को मांस से वंचित होते नहीं देखा है, क्योंकि मैं वहां से रोज निकलता हूँ। शिपशिफ्टर की घटना। दोस्तों, आज की दूसरी घटना शिपशिफ्टर की है। कई साल पहले मैं मीट एंड टर्न नामक शिफ्ट पर था। यह वह जगह है जहां शहर से बाहर रहने वाला ट्रक ड्राइवर लोड को उसके आधे रास्ते तक ले जाता है, जबकि दूसरा ड्राइवर उससे आधे रास्ते में मिलता है और लोड को वहां पहुंचाता है जहां उसे पहुंचाना होता है। मैं कई महीनों से इस तरह की दौड़ लगा रहा था और मुझे पता चला कि मुझे दूसरे ड्राइवर के आने से 1 घंटे पहले पॉइंट पर मिलना था। सुबह 3 बजे के आसपास यह एक अंधेरा और खाली जगह थी, इसलिए चूंकि अभी भी कुछ समय था, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद करने और थोड़ी झपकी लेने का फैसला किया। मैं थोड़ी देर की झपकी ही ली थी, जबकि लिए हुए मुझे करीब 8 से 10 मिनट ही हुए थे। लेकिन मेरी झपकी के करीब 10 मिनट बाद मुझे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन भौंकना कई मिनट तक जारी रहा और यह तेज होता गया और मेरे करीब आता गया। इस बिंदु पर यह स्पष्ट हो गया कि वह या तो मुझे किसी चीज के बारे में सचेत करने की कोशिश कर रहा है या वह सिर्फ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए मैं उठकर बैठ गया और अपनी खिड़की से बाहर देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने अपनी आंखें मसली और फिर से देखा। वहां शीशे के दूसरी तरफ लगभग 35 साल की उम्र का एक आदमी खड़ा था। वह एक बड़ा आदमी था और वह मुझ पर भौंक रहा था। उसकी आंखें पागलों जैसी थीं और उसके मुंह से थोड़ा झाग भी निकल रहा था। मुझे यह भयानक लगा और मैंने बिना कोई अचानक हरकत किए धीरे से नीचे जाकर अपना ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं ऐसा कर रहा था तो वह मेरा पीछा कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी गुस्सैल कुत्ते से उम्मीद करते हैं। और जब मैं आगे बढ़ रहा था तब भी वह भौंक रहा था। उसने मेरा पीछा कई दूर तक किया। जब मैं उसे कांच में से देख रहा था तो वह मुझे किसी इंसान जैसा तो नहीं लग रहा था। उसे देखकर बस डर का एहसास जरूर हो रहा था। उसके बाद मैंने कभी किसी सुनसान जगह पर सड़क रोकने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, आज की तीसरी घटना एलियन मुठभेड़ की है। मैं एक बार रात में जब 1 से 70 पर कैंसस से गुजर रहा था। रात का वक्त था जब मैं एक ऐसे भयंकर तूफान से टकराया जो मैंने कभी नहीं देखा था। वह अचानक तेज बारिश हुई। यह इतना भयानक था कि सड़क पर थोड़ा पानी भर गया और मुझे एक सर्विस प्लाजा में रुकना पड़ा और इंतजार करना पड़ा। तभी वह खौफनाक घटना घटी जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं ट्रक में बैठकर तूफान देख रहा था तो अचानक बिजली गिरने की एक श्रृंखला शुरू हुई और फिर अंधेरा छा गया।
अचानक बादलों के पीछे एक बहुत तेज रोशनी चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बादलों से चढ़कर धरती की और एक विमान चलाकर आ रहा है। वह रोशनी नीले रंग की चमकीली थी। यह पहाड़ियों पेड़ों के ऊपर से ऊपर की ओर बढ़ती है और फिर सीधे ऊपर से गुजरती है और फिर सर्विस प्लाजा के पीछे थोड़ा पीछे गायब हो जाती है। पेड़ों की कतार से प्लाजा तक पहुंचने में शायद 5 से 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा, और जब यह ऊपर से गुजरी तो इसने सब कुछ एक भयानक नीली चमक में बदल दिया और पार्किंग स्थल को रोशन कर दिया। मुझे गंभीरता से लगा कि एलियंस आक्रमण कर रहे हैं। वैसे भी डरावनी रोशनी के गायब होने के 10 मिनट के भीतर बारिश पूरी तरह से बंद हो गई और पार्किंग की लाइटें फिर से चालू हो गईं, जैसे किसी ने स्विच फ्लिप किया हो। मैं वहां से निकल गया और अपने शीशों में स्पेसशिप या वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के उन एलियन वॉकर को देखने लगा कि यहाँ कोई एलियन तो नहीं उतरा, लेकिन वापस अंधेरा होने की वजह से मुझे वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। यह सब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वहां नीले रंग की रोशनी सिर्फ बिजली की रोशनी थी या फिर वहां कोई एलियन आए थे। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि वहां कोई घटना जरूर घटी थी जिससे मेरी आंखें चक्रकर हुई थी। शोल्डर वॉकर की आप बीती। मेरी सबसे आम यात्रा वैंकूवर से सैन फ्रांसिस्को तक की है। यह ज्यादातर समय आसान यात्रा होती है जिसमें बहुत कम चुनौतियां शामिल होती हैं। मैं रात में गाड़ी चलाना पसंद करता हूं क्योंकि वहां ट्रैफिक कम होता है। बेशक चुड़ैल के घंटे के दौरान कहीं भी गाड़ी चलाना मतलब है कि मैंने अपनी हिस्सेदारी की चीजें देखी हैं। यूएफओ, बिगफुट, सब कुछ यार। लेकिन इनमें से किसी भी चीज ने मुझे कभी भी उतना नहीं डरा दिया जितना कि सभ्यता से दूर सड़क के किनारे चलते हुए लोगों को। मैंने पहली बार दक्षिण की ओर जूनियर रन के दौरान नंबर 5 पर देखा। यह एक नीली गर्मियों की पोशाक में एक महिला थी जो पूर्णिमा के नीचे राजमार्ग के किनारे टहल रही थी। दुनिया की कोई चिंता नहीं। अब हम एक ऐसे मार्ग पर थे जो दोनों दिशाओं में किसी भी चीज से मीलों दूर था, और मैं सड़क पर पहला वाहन था जिसे उसने शाम के बाद से देखा था। हालांकि उसने मुझे पहचानने के लिए भी नहीं देखा, इसके बजाय वह बस एक तरह की खाली मुस्कान के साथ चलती रही। मैंने इसे ओरेगन ट्रेल के किसी हिप्पी के कारण माना जो पास के कैंपसाइट से कुछ लेकर गाड़ी चला रहा था। लेकिन वह केवल पहली थी। ऐसा नहीं है कि आप हर यात्रा में उन्हें देख पाते हैं, लेकिन कभी-कभी आप एक बार में ही कुछ देख लेते हैं। यह मुझे हमेशा अजीब लगता है क्योंकि आप उन्हें दिन के दौरान कभी नहीं देखते हैं। या हो सकता है कि आप उन्हें देखते हों लेकिन वे सूरज के नीचे उतने बाहर नहीं निकलते। फिर भी एक बार जब आप जान जाते हैं कि वे वहां हैं, तो आप जब भी अंधेरे में सभ्यता से दूर गाड़ी चला रहे होते हैं तो उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। दूसरे ट्रक वाले उन्हें मून वांडर कहते हैं, लेकिन मुझे शोल्डर वॉकर ज्यादा पसंद हैं क्योंकि वे हमेशा वहीं होते हैं। लगभग पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ियों की तरह वे जहां भी जा रहे हैं उस छोटी सी सफेद रेखा पर चलते हैं। वे अलग अलग आकार और साइज के भी होते हैं। पुरुष, महिलाएं, लंबे, मोटे, बदसूरत, सुंदर, बस ऐसे ही लोग जैसे आप कहीं भी देखेंगे। बेशक वे डरावने हैं, लेकिन लंबे समय तक मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, सिवाय इसके कि जब मैं उनके पास से गुजरता हूं तो कभी-कभी उन्हें देख लेता हूं। लेकिन कुछ महीने पहले एक रात मैं एक बूढ़ी महिला के पास से गुजरा। वह अस्पताल की पोशाक पहने हुए थी और बिल्कुल मौत की सजा पाए किसी व्यक्ति की तरह दिख रही थी। धंसी हुई, जीवन से हार मान चुकी आंखें, घुंघराले सफेद बाल और पीली त्वचा। वह बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रही थी जैसे उसके नाती नातिन उसका नाम पुकार रहे थे।
वह सड़क के किनारे धीमी गति से चल रही थी और उसे देखते ही मुझे उसकी अस्पताल की चप्पलों की आवाज की कल्पना हो रही थी जो बजरी वाली सड़क के ऊपर से गुजर रही थी। मैं गाड़ी चलाना जारी रखना चाहता था क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो उसने मुझे डरा दिया था। लेकिन उसने मुझे मेरी प्यारी दादी की याद दिला दी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को धीरे से रोका और अपने ग्लव बॉक्स में रखी टॉर्च को उठाकर टैक्सी से बाहर निकल गया। मैं उसे देखने से पहले ही उसे आते हुए सुन सकता था क्योंकि मैं लंबे समय तक रुकने के कारण उससे कुछ मीटर आगे चला गया था। खरोंच खरोंच खरोंच। मैं अस्पताल की चप्पलों में उसके झुर्रीदार पैरों को देख सकता था जो लगातार आगे बढ़ रहे थे। मैंने जल्दी से अपने फोन पर मैप्स ऐप चेक किया और देखा कि हम जहां थे वहां से सबसे नजदीकी शहर 50 मील से अधिक दूर था। यह बूढ़ी महिला वहां तक पैदल नहीं चल सकती थी। अपने फोन को अपनी जीन्स में रखते हुए मैंने अपनी टॉर्च उठाई और उसके कदमों की आवाज की दिशा में चलना शुरू कर दिया। ओह हेलो मैडम, मैंने पुकारा, उम्मीद करते हुए कि वह बोल देगी। ऐसा नहीं हुआ, बस और खरोंच। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि मैं उसके टॉर्च की मंद रोशनी में आने का इंतजार कर रहा था। मैं लगभग चिल्ला पड़ा क्योंकि भूतिया रूप दिखाई दिया। इसलिए नहीं कि पहले से कुछ अलग था, बल्कि इसलिए कि वह बहुत ज्यादा बीमार दिख रही थी। मैडम, क्या आप ठीक हैं? आप कहीं बीच में हैं, जानती हैं, उसने कुछ नहीं कहा। बस मुस्कुराती रही और लगातार आगे बढ़ती रही। अब मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। वह बस बूढ़ी है। बूढ़ी और उसे मेरी मदद की जरूरत है, मैंने जोर से सोचा। लेकिन मेरे पैर अपनी जगह पर जमे हुए थे। वे वापस ट्रक की ओर जा रहे थे या वे बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। हालांकि वह करीब आ रही थी और जैसे ही वह 10 फीट के भीतर पहुंची, उसके झुर्रियों वाले हाथ धीरे धीरे ऊपर पहुंचने लगे। उसकी उंगलियां मेरी ओर ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई दादी अपने पोते के चेहरे को छू रही हो। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा, बस पीले मसूड़ों से मेरी ओर मुस्कुराई। मेरे पैर थक गए और जैसे ही मैं अपनी तरफ गिरा, वह आश्चर्यजनक गति और निपुणता के साथ मेरे पास पहुंची। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों को मेरे टखनों के इर्द गिर्द लपेट लिया था और मैं सड़क पर घसीटा जा रहा था। हताश होकर मैंने खुद को पीछे खींचा, लेकिन उसकी पकड़ असाधारण थी और मेरे वजन के बढ़ने से उसकी चाल में कोई कमी नहीं आई। वह अपनी आंखों में डूबी हुई मोती जैसी आकृति लिए और मुंह खुला रखकर मुस्कुराती हुई मेरी ओर देख रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे लात मारी और सौभाग्य से उसके जबड़े पर लगी। मेरे लिए यह बहुत ही भयानक था। यह ठोस कंक्रीट पर लात मारने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से उसने बिना किसी स्पष्ट चोट के भी मुझे छोड़ दिया। मैं पीछे की ओर रेंगते हुए सड़क के बीच की ओर गया और वह सड़क के किनारे चलती रही। उसके हाथ पीछे की ओर गिर गए और उसका मुंह एक दबी हुई मुस्कान में बंद हो गया। लेकिन उसकी नजर मेरी ओर ही टिकी रही क्योंकि वह धीरे धीरे मेरी टॉर्च की रोशनी से बाहर निकल रही थी। मैं इंतजार करता रहा जब तक कि मेरे कानों से आवाज धीरे धीरे कम होती गई और आधे घंटे तक स्तब्ध चुप्पी के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और उठकर अपनी गाड़ी में वापस चला गया। महिला का कोई पता नहीं था, लेकिन जब मैं अपनी टैक्सी में चढ़ा और हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ा, तो मुझे उसे पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसकी आंखें अभी भी मुझ पर टिकी हुई थीं। शायद वे पूरे समय उस पर टिकी हुई थीं जब वह चली गई थी। जब मैंने उसे गोली मारी तो मैंने उसे आखिरी बार देखा था। उसके पतले, फटे हुए, मुस्कुराते हुए होंठ। मेरे कुछ अन्य परिचितों के अनुसार
मैं कंधे पर चलने वाले व्यक्ति से बातचीत करने वाला पहला व्यक्ति हूं और अगर भगवान की कृपा रही तो मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा। तब से मैंने और भी बहुत कुछ देखा है। घने अंधेरे में राजमार्ग पर टहलते हुए मैंने एक बार एक बच्चे को भी देखा था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उनके लिए फिर कभी रुकूं। और अगर आप होशियार हैं तो आप दोनों में से कोई भी नहीं रुकेंगे। उस रात के बाद से जब भी मैं गाड़ी चलाकर गुजरता हूं, कंधे पर चलने वाले हमेशा मेरी तरफ देखते हैं, जो वे पहले कभी नहीं करते थे। लगभग वैसा ही जैसे उस बूढ़ी महिला ने मुझे देखा, वे सभी मुझे देखने लगे। मुझे यह सोचकर नफरत होती है कि अगर मैं आजाद नहीं हो पाता तो क्या होता। लेकिन मैं यह जानकर निश्चिंत हो सकता हूं कि मैंने अपनी चेतावनी सार्वजनिक कर दी है। शायद मैं इस कहानी से कुछ लोगों को बचा सकूं। कोहरा में कुछ साल पहले कॉस्टको के लिए गाड़ी चला रहा था। यह साल के इसी समय के आसपास था। हम आमतौर पर छुट्टियों के मौसम के कारण विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त खिलौने की खेप ले जाते थे। हमें एक कॉल आया कि ग्रामीण केंटकी में हमारे एक स्थान को अपनी विशाल स्पाइडरमैन गुड़िया को फिर से भरने की आवश्यकता है। वे जानते थे कि मैं एक तेज ड्राइवर हूं, इसलिए मैं देर रात की ड्यूटी दे रहा था। मैंने अपना ट्रक लोड किया और 265 पर निकल पड़ा। सुबह के करीब 3 बजे मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। मैंने सोचा कि यह थकान की वजह से है और मैंने 2-4 बार झपकी ले ली। करीब 15 मिनट बाद सड़क पर कोहरा छाने लगा। मेरा मतलब है कि इससे पहले या बाद में कभी भी कोहरा इतना नहीं था जितना आज था, क्योंकि मैं अक्सर वहां से निकला करता था। लेकिन आज यह इस हद तक बढ़ गया कि मुझे एक तरफ गाड़ी रोककर इंतजार करना पड़ा। सड़क पर कोई और कार नहीं थी और मैं समय से आगे था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा साफ होने तक इंतजार कर सकता हूँ। करीब 5 मिनट तक चुपचाप खड़े रहने के बाद मेरा ट्रक बंद हो गया। कोई लाइट नहीं, कोई इंजन नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने अपना सीबी आजमाया लेकिन कोई नहीं मिला। मैंने अपना सेल फोन चेक किया तो उसमें कोई सिग्नल नहीं था। वह का सन्नाटा भयानक था। उस अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कहाँ जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां बैठा अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। तभी मुझे एक बच्चे के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे यह आवाज एक महिला के रोने में बदल गई, या कम से कम मुझे तो यही आवाज सुनाई दी। अब मैं एक बड़ा आदमी हूँ, 6'3", 250 पाउंड वजन का, लेकिन मैंने अपनी टैक्सी से उतरने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी खिड़की नीचे की और पूछा कि क्या किसी को मदद की जरूरत है। उस समय रोना बंद हो गया। फिर मैंने एक भयावह हंसी जैसी आवाज सुनी। मेरा दिल थोड़ी देर के लिए रुक गया हूँ। उस समय मुझे लगा कि यह हंसी मेरी ओर निर्देशित थी। मैंने अपनी खिड़की ऊपर की और की। ऐसा लगा कि मैं जितना ज्यादा डरता उतनी ही जोर से हंसी आती। फिर जैसे ही मेरा ट्रक शुरू हुई और यह हंसी बंद हो गई, और बस इसी तरह मेरा ट्रक फिर से चालू हो गया और कोहरा छंट गया। मैं वहां के नरक से निकलकर चमगादड़ की तरह भागा। मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था। मैं अगले ट्रक स्टॉप पर पहुंचा और गाड़ी रोकी। मैं बाथरूम की ओर भागा और अपने चेहरे पर पानी डाला और खुद से पूछा क्या यह सच में हुआ था। यह बुद्धि आज तक मेरे दिमाग में नहीं समझी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, या फिर मेरा यह कोई सिर्फ वहम था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह 5 हॉरर स्टोरियां? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।